हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे द हिंदू के अंदर या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, उन न्यूज़ को यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो फर्स्ट टॉपिक है डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में। डाटा ब्रीच की जो न्यूज़ है वो हमारे कोविड प्लेटफॉर्म से डाटा ब्रीच की जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिली थी। बाद में जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा डिनाई किया गया कि कोविड प्लेटफॉर्म से, जो स्पेशली जो कोविन प्लेटफॉर्म है वहाँ से कोई भी डाटा ब्रीच है वो नहीं हुआ है। अगर कोई डाटा ब्रीच यहाँ पे हुआ है तो वो हैकर्स के द्वारा यहाँ पे जो डाटा ब्रीच है वो किया गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि किन के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। सेकंड, आप देखिए कि जो कोविड का जो समय था, चाहे फर्स्ट वेव का समय हो या सेकंड वेव का समय हो, दोनों ही समय आपको काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं, काफ़ी सारी जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिली होंगी। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। कोविन प्लेटफॉर्म आरोग्य सेतु जो ऐप है और एक उमंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ कोलोब्रेशन के साथ में वर्क करते हैं और हमारे कोविड सर्टिफिकेशन या कोविड वैक्सीन का जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के द्वारा प्ले किया गया। स्टूडेंट्स, कोविन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी फैमिली एंड हेल्थ है उसके अंडर में ये आता है कोविन प्लेटफॉर्म। इसका मेन मोटिव यही है कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो अपॉइंटमेंट है या आइडेंटिटी, जो किसी भी एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको वेरिफिकेशन का ये जो रोल है वो प्ले करता है। इवन कोविड का जो वेव का जो समय है, जो कोविड वेव का जो समय था उस समय में जो वैक्सीन सर्टिफिकेशन जो इशू किया जाता था वही इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा इशू किया गया है, वैक्सीन की जो सर्टिफिकेशन है। और वो वैक्सीन सर्टिफिकेशन आप देखिए कि उस समय में जो फॉरेन ट्रैवल के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता था कोविन प्लेटफॉर्म। उमंग ऐप के बारे में अगर हम बात करें, उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म है, जो कंप्लीट मीनिंग है वो है यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जिस तरीके से आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है और मोबाइल जो यूजर्स हैं उनकी जो संख्या है इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है, तो मोबाइल के थ्रू ही यहाँ पे जो न्यू एज गवर्नेंस है कि जो नए तरीके से जो गवर्नेंस की जो फैसिलिटी हैं वो लोगों को यहाँ पे पहुँचाई जा सकें मोबाइल के थ्रू में ही। तो ये एक मेन ऐप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीति, उनके द्वारा इस ऐप को यहाँ पे डेवलप किया गया है। साथ में आपको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में, कोविन प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेशन का काम करता है, तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जो एम्पावर्ड ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो चेयरमैन्स हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसे कि पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी के रूप से जाना जाता था, 2017 में जब हमारी न्यू हेल्थ पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद में इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो बना दिया गया। तो स्टूडेंट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा जो हमारा एम्पावर्ड ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको चेयर किया जाता है और वही लोग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कोविन के प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में, उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, ये कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में था। वैक्सीन पार्ट जो पासपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म वर्क करता था। जब फर्स्ट वेव या सेकंड वेव का जो समय है उस समय में वैक्सीन जो पासपोर्ट का जो इश्यू करना है, किन लोगों को यहाँ पे ट्रैवल के लिए अलाउ करना है, वो सब वर्क भी यहाँ पे कोविन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही फॉलो किए जाते थे। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में।
तो आपको डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में कुछ पता होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटरनेशनल यहाँ पे कन्वेंशन है जो डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में है, या साइबर, हम बोले कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में है। कन्वेंशन का नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन का जो इंडिया है वो पार्टी नहीं है। इंडिया के द्वारा इस बुडापेस्ट कन्वेंशन को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पे कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी है उसको हार्म हो सकता है। यहाँ पे जो कंप्लीट डाटा है उन सभी कंट्रीज़ को आपको शेयर करना होगा। ऐसा ही एक G20 का भी एक कॉन्सेप्ट था, जो G20 एक फोरम है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ये ओसाका डिक्लेरेशन, जब जापान के ओसाका के अंदर G20 की मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसी समय में ये ओसाका डिक्लेरेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। और इंडिया के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिक्लाइन किया गया था कि वो इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज नहीं किया गया या इसको एंडोर्स नहीं किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि बुडापेस्ट कन्वेंशन या डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को इंडिया के द्वारा क्यों डिनाई किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के द्वारा जो आपका जो डाटा है, कंट्री का जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको शेयर करनी होगी। जो दूसरे कंट्री हैं जो इस कन्वेंशन को या इस फोरम के रिगार्डिंग में जुड़े हुए हैं, उससे कनेक्टेड जो कंट्री हैं उसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी होगी। तो इंडिया ने इन सभी दोनों कॉन्सेप्ट्स को माना कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन हो सकता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन या डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, जो कि G20 के ओसाका डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। स्टूडेंट्स, 2019 के समय इंडिया के द्वारा नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा जो साइबर क्राइम के रिगार्डिंग में जो एक कन्वेंशन है वो प्रपोज किया गया था, जिसमें रसिया के द्वारा बेसिकली वो प्रपोज किया गया था। तो उस कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा एंडोर्स किया गया, साइन और एग्जिस्टेंस के अंदर वो नहीं आया है अभी तक। तो ये डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके एक मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से जब से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है तो कल्चरल रेजुविनेशन हमको देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उन मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो हमने हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे या होम मिनिस्टर हुआ करते थे वल्लभ भाई पटेल, उनके रूप में बनाया है केवड़िया गुजरात के अंदर में। जब स्टैचू को क्रिएट किया गया था तो उस समय में जो यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाले बच्चे थे उनसे एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, या जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरीके से जो स्टैचूज़ हैं वो क्रिएट किए गए हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस तरीके की जो केस हैं उनसे कैसे आपको डील करना है, कि अगर स्टैचू क्रिएट किए गए हैं तो वहाँ पे टूरिज़्म भी इंक्रीज होगा, और टूरिज़्म के थ्रू भी यहाँ पे जो पुअर पीपल्स हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है या किसी ना किसी काम के अंदर जो हेल्प है वो मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात के अंदर है वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग में, यहाँ पे पंच तीर्थ है उनके बारे में भी उन्होंने बात की। पंच तीर्थ किनके रिगार्डिंग में हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, या हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड हुआ करते थे। स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लोग हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली यूपी PCS के द्वारा और काफ़ी सारे PCS के अंदर इससे रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन हैं, आपको हरियाणा PCS के अंदर भी इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिले थे। अब देखिए कि आपको इसकी डेट भी पता होनी चाहिए कि जो 29 अगस्त का जो दिन है उस दिन ये स्टार्ट होती है। कभी कभी इसका जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिस दिन एग्जिस्टेंस के अंदर आती है, क्या उसी दिन ही हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वो बाद में 29 अगस्त को फॉर्म होती है, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो आपको 9 दिसंबर का जो दिन है उस दिन आपको देखने के लिए मिलती है, 9 दिसंबर 1946 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और महाकाल कॉरिडोर है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर, कि इनके रिगार्डिंग में रेजुनेशन है वो भी देखने के लिए मिला है। यहाँ पे हम बात करेंगे
उज्जैन के बारे में। उज्जैन यहाँ पे कौन सी रिवर है वो फ्लो करती है? उज्जैन के अंदर आपको शिप्रा नदी है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि रिसेंटली द हिंदू का ही एक स्पॉटलाइट है या ग्राउंड जीरो है, उसके अंदर एक न्यूज़ थी कि बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वहाँ पे त्रिवेणी नाम की एक जगह है हुगली के अंदर, वहाँ पे कुंभ मेला है उसे सेलिब्रेट किया गया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो कुंभ मेला है जिसको कि यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी शामिल किया गया है, 4 ही जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हरिद्वार है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर आपको त्रिवेणी संगम है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा उज्जैन है जहाँ पे शिप्रा नदी आपको देखने के लिए मिलती है, और नासिक है। नासिक के अंदर कौन सी रिवर है वो फ्लो करती है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि कुंभ मेला जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग का, जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो आपको ग्रेट बात है जिसके थ्रू देखने के लिए मिलता है, तो वही सब यहाँ पे प्रपोज है कि रिचुअल क्लीनिंग है। और एक काफ़ी सारे जो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो विजिट करते हैं कुंभ मेला के अंदर में, तो वहाँ पे आपको हर एक प्लेस के वहाँ रिवर है उसका जो फ्लो है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रिगार्डिंग में जो 5 तीर्थ हैं जिनको एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप करने की बात की गई है, पंच तीर्थ के रूप में, तो इन पंच तीर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है मऊ, मऊ जहाँ से चंबल रिवर है वो भी ओरिजिनेट करती है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो मऊ के अंदर यहाँ पे मऊ नाम की जगह है। इसके अलावा दिल्ली है, नागपुर है, नागपुर के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो उनके अंतिम फेज के अंदर में जो बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया। इसके अलावा मुंबई है। तो ये 4 जगह इंडिया के अंदर हैं। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर का जो एजुकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है लंदन के अंदर, तो लंदन को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा एज ए पंच तीर्थ के रूप में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करें, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए, जैसे कि मूक नायक जनरल है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। मूक नायक नाम का जो जनरल है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 1920 के समय में। आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वो 1924 के समय देखने के लिए मिलती है। महाद के अंदर जो सत्याग्रह है 1922 के समय 1927 के समय ऑर्गेनाइज किया गया। मैन्यूस्क्रिप्ट इनके द्वारा जला दी गई थी, जो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो इनके द्वारा जलाई गई हैं 1927 के समय ही, दिसंबर के समय। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है 1936 के समय इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है 1936 में इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। शेड्यूल कास्ट का एक फेडरेशन है 1942 के समय बनाते हैं, और पीपल्स एजुकेशन की रिगार्डिंग में एक सोसाइटी है वो भी 1942 के समय इनके द्वारा क्रिएट की गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात की गई है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर है वो इस्टेब्लिश है। कौन सी रिवर वहाँ पे फ्लो करती है? रावी नदी वहाँ पे फ्लो करती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर वो जगह है जहाँ पे जो गुरु नानक हैं उनके द्वारा अपनी लाइफ के जो लास्ट 18 ईयर्स हैं वो वहाँ पे बिताए गए थे। और गुरु नानक जो सिखिज़्म के फाउंडर हैं उनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1469 से लेकर, जो 1469 का जो समय है उससे लेकर 1539 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह का जो एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट किया गया। और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बनाया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे जो स्टैचू है वो लगाया गया है इंडिया गेट के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कल्चरल रिजुनवेशन की बात की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। हमने इन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं के द्वारा जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनको, कुछ आइलैंड्स का जो रीनेमिंग है वो किया गया था। आप देखिए कि उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के समय कुछ आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया। और रिसेंटली जो हमारे परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं, जो हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल है परमवीर चक्र, तो उसके जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम के ऊपर कुछ 21 आइलैंड्स हैं उनका रीनेमिंग किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है या आज़ाद हिंद फौज है उसके ये फाउंडर नहीं हैं। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज से रिगार्डिंग में जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा लेटर फेज में जाके उसको ज्वाइन किया गया था, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी को। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया की ये न्यूज़ इस वजह से थी कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि अदर देन द जो क्रूड ऑयल है, अदर देन क्रूड ऑयल, यहाँ पे जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ किया जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। अब देखें कि हमारे काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे विजिट करते हैं और इंडिया के लिए एक मेजर ये सप्लायर का जो रोल है वो भी प्ले करता है आफ्टर द स्विट्ज़रलैंड गोल्ड के रूप में। जो हमारा इंडिया के अंदर गोल्ड का जो सप्लाई है उसके एक मेजर सप्लायर का जो रोल है वो प्ले किया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा आफ्टर द स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा आप देखिए कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात से जो हमारा ट्रेड है वहाँ पे काफ़ी सारे जो कंसेशंस हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच में जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से आपको जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। और इंडिया की जो जेम एंड जो ज्वेलरी हैं उनके लिए एक मेजर डेस्टिनेशन का जो रोल है वो भी प्ले करता है यूनाइटेड अरब अमीरात। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली अगर हम मिडिल ईस्ट का जो रीजन है या वेस्टर्न एशिया का जो रीजन है उसके नए डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखिए कि 2015 के समय जहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में आपसी लड़ाई की वजह से उनकी जो एम्बेसीज हैं वो वहाँ पे एक दूसरे के एम्बेसीज उन्होंने क्लोज़ कर दिए थे। अभी रिसेंटली वहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हेल्दी रिलेशंस वहाँ पे डेवलप हुए हैं और वहाँ पे एम्बेसीज हैं जो ओपन की गई हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में। आपको वेस्टर्न एशिया के रिगार्डिंग में आपको इंडिया की जो पॉलिसी है, जो वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी बारे में आपको पता होना चाहिए। 2006 के समय इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अलावा इंडिया की जो यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए एक मेजर डेस्टिनेशन का रोल प्ले करते हैं ये जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है वो है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जिस तरीके से वहाँ पे जो कनाडा के अंदर वाइल्ड फायर्स हैं, जो जंगल के अंदर जिस तरीके से आग हैं वो लगने की जो इंसिडेंट हैं उनकी वजह से वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुई है, डिटेरियोरेट हुई है, उसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स, कनाडा के अंदर ये इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो क्यों क्रिएट हुई उसके अगर हम बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मेजर जो रीजन है, जो आसमान से होने वाली जो लाइटनिंग है, जो आसमान की जो बिजली है वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं। आप देखिए कि वहाँ पे जो ड्राईनेस है, ड्राईनेस की वजह से आसमान से अगर बिजली यहाँ पे गिरती है तो आग लगने की जो चांसेज हैं जंगल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2020 का जो इनिशियल फेज़ है, जनवरी मंथ है 20 का, उस समय में जो बुश फायर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फायर का इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। और भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यू हर एक साल वाइल्ड फायर हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखें कि हाँ, अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आपको जो उत्तराखंड है, उड़ीसा हैं, इन सब रीजन्स के अंदर आपको जो फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट ईयर जो सरिस्का हमारा एक नेशनल पार्क भी है, तो सरिस्का के अंदर भी आपको जो फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले थे, जो कि राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वाइल्ड फायर के रिगार्डिंग में या किस तरीके से जो लाइटनिंग है वो रोल प्ले करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लाइटनिंग एक क्लाइमेट चेंज का एक असेंशियल वेरिएबल के रूप में माना गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखिए कि लाइटनिंग के द्वारा यहाँ पे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है। जब भी आपको लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। और स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से अर्थ से जो बाहर जाने वाली जितनी भी हीट है उसको ये ट्रैप करती हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको
को ये यहाँ पे वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आपको ये जो गैस है इसके बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जनरेट होती है लाइटनिंग की वजह से, क्योंकि इसी तरीके से माइनर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं आजकल प्रीलिम्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोविंस हैं कनाडा के या न्यूयॉर्क के जो रीजन है वहाँ पे आपको जो एयर क्वालिटी है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दी है पिछले कुछ दिनों से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यूएई के बारे में है, जो कल्चरल रेजुवेशन के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कोविन प्लेटफॉर्म और डाटा ब्रीच है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।